अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो मेडिकल की पढ़ाई की, आप मेडिकल कॉलेज रोहतक से पढ़े हैं। तो BDS एंड MDS आई एम ए प्रोस्थोडोंटिक्स जी डेंटल सर्जन। उस समय मैं जॉब करता था जी यहाँ पर, और सोनीपत में मैं डेंटल सर्जन था। और मैं सबसे पहले सांसद होता हूँ जो अपनी ग्रांट को बांटता बढ़ता। मुझे तो और ज़्यादा ग्रांट की ज़रूरत रहती है, मेरे पास तो और कितना भी आ जाए उसको बांट दूंगा। के चला हुआ है कि केवल मासूम शर्मा को टारगेट किया गया, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, मासूम शर्मा बड़ा टॉप का कलाकार है, हरियाणवी कलाकार। मोदी जी देखो ऐसा है, मोदी जी पर्टिकुलर कोई ऐसी बात नहीं, मोदी जी सबका नाम जानते हैं। हरियाणा से उनका पूरा विशेष लगाव। हुड्डा साहब का भी जानते हैं नाम तो। वो हरियाणा से मोदी जी का विशेष लगाव, क्योंकि हुड्डा साहब के साथ वो रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री थे। तो आपको किसने पहचाना कि आप राजनीति में आके और एक सफल राजनेता हो सकते हैं? वो पहला आदमी कौन है? हमारे फरमाने का लड़का था सुखबीर जी, आपको पता भी होगा। सुखबीर काड़ा भी कहते थे, पहलवान भी सुखबीर। तो उनका ये था कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है हमारे साथ काम करें। नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के दिग्गज पॉलिटिशियन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। डॉक्टर साहब के पास पर्यटन, सहकारिता और जेल मंत्रालय है और पहली बार स्टेट की राजनीति कर रहे हैं। इनसे पहले 4 बार सांसद रहे और संसद में भी इनकी ऐसी आवाज़ गूंजती है और विधानसभा में भी ऐसी ही आवाज़ गूंजती है। पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के हर दुख सुख में साथ रहते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, इनसे इनके जीवन से जुड़ी बातें और पॉलिटिक्स की भी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। राम राम, सबको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने याद किया मुझे। अब आपके साथ बैठा हूँ मैं। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो मेडिकल की पढ़ाई की, आप मेडिकल कॉलेज रोहतक से पढ़े हैं और फिर ये पॉलिटिक्स का ये चस्का कैसे लग गया आपको, ये शौक़ कैसे हुआ? देखिए, मैंने किया बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS किया मैंने MD यूनिवर्सिटी रोहतक से। मेरा जब कॉलेज था 86 में, 85, 86, 87 MD यूनिवर्सिटी से अटैच था ना वो। अब तो ये पूरी अपनी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी पंडित भगवत दयाल जी के नाम से आदरणीय। और मैंने फिर MDS किया, मैंने मास्टर इन डेंटल सर्जरी मैंने किया सिविल हॉस्पिटल आसरवा अहमदाबाद से। तो BDS एंड MDS आई एम ए प्रोस्थोडोंटिक्स डेंटल सर्जन। ये सब परमपिता परमात्मा का, माता पिता का आशीर्वाद रहता है कि शुरुआत तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन से एज ए डेंटल सर्जन शुरुआत की थी अपने करियर की। और इस कड़ी में मैं सोनीपत में मेरी पोस्टिंग थी। पहली पोस्टिंग थी मेरी महेंद्रगढ़ में जी, दूसरी पोस्टिंग थी मेरी सोना में, उसी कड़ी में थोड़े अंतराल के समय में। और फिर मेरी पोस्टिंग आई सोनीपत में मैंने काम किया। और उसके बाद राजनीति में, या मैं कहूँ कि समाज सेवा में, सेवा में इंटरेस्ट मेरा शुरू से था। जैसे जैसे जीवन चलता गया, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी परम आदरणीय, परम पूजनीय संत पंडित जानकी प्रसाद जी, वो कबीर पंथी थे मेरे दादाजी जी, और रिटायर्ड हेडमास्टर थे। मेरे पिताजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे, माताजी मेरी हाउसवाइफ रही, मेरी मदर। मेरे दादाजी ने शुरू से ही ये जो सेवा भाव और जो काम करने का जो तरीका होता है, ये संस्कार हैं। ये आपको बचपन से ये संस्कार पेरेंट्स से आते हैं, माता पिता से आते हैं, पूर्वजों से आते हैं। तो मेरे दादा में सत्संग करते थे, वो इकतारे वाला सत्संग जी, कबीर पंथी थे, कबीर साहब की वाणियों का और गरीबदास जी के ग्रंथ साहब का हमारे पाठ चलता था। नित्यानंद जी महाराज जी, खूबीदास जी महाराज जी, और इस तरह से
उनका जो भाव था, जो मैं देखता था बचपन से, उनका भाव उस समय में आप देखेंगे कि जाति पाति से ऊपर उठ करके गरीब से गरीब के घर में एक तारे वाला सत्संग करते थे। मतलब धार्मिक परिवार है बहुत ज़्यादा धार्मिक और सेवक परिवार जिसे सामाजिक कहते परिवार। हैं, सामाजिक सेवक परिवार। तो उनकी जो अनुसरण जो है वो अपने आप जो है ब्लड में रहता है। उसको उनके साथ में ज़्यादा समय मेरा बचपन में मेरे दादाजी के साथ ही बीता, और मेरे पिताजी भी मेरे दादाजी का अनुसरण करते थे, और फिर इसी के चलते जो है आगे बढ़ते गए। वो भाव इसी तरह से चलता रहा, और कब पता ही नहीं लगा कि कब राजनीति में आ गए। भाव तो समाज सेवा का था। जैसे मैं रोहतक में जब सोनीपत में जो डेंटल सर्जन था मैं, जी, मेरी पोस्टिंग थी, तो आपको याद होगा 1995 में फ्लड आया था। रोहतक में भी काफ़ी फ्लड आया था। दिक्कत थी। उस समय गोहाना, बड़ौदा, गोहाना, जुलाना, सफ़ीदों, गन्नौर भी का भी पार्ट कुछ इफेक्टेड था उस जी, समय। जी। और आपका काफ़ी मतलब हरियाणा का काफ़ी हिस्सा फ्लड की चपेट में था 1995 में। आखिर सेगमेंट जो है ना 1995 के लास्ट बारिश में। होते ना, जी। ये आप लगा लो जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे चला। और इतना पानी, सड़कों पर पानी भरा था, इतना ज़बरदस्त फ्लड आया था। कभी जो पुराने हमारे लोग हैं उनसे आप पूछेंगे। और मैं एज ए डेंटल सर्जन सोनीपत में था, तो हमारी टीम ने, हम सब ने मिल करके ये भाव ऐसा निकल कर के आया। दाल, चावल, चीनी, मोमबत्ती, नींबू, स्टोव, मिट्टी का तेल। उस समय स्टोव होते थे, ये ना मिट्टी का तेल डाल कर चलते थे। अब तो गैस का जी, जी। सीजन है। उस टाइम तो पर मुझे वो याद है स्टोव को पे जा ज़्यादा। करके ट्रक के ट्रक भर करके हमने स्टोव, क्योंकि पानी की वजह से सारे आप समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी का तो दिक्कत आई गई थी। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी आ गई थी। और जो लोगों का ईंधन था, जो गांव में जैसे होता है, गोसे है, लकड़ी है, सब कोल्हे हैं। सारे का सारा सब भीग भाग गया था, सब जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उस समय स्टोव का बड़ा चलन था। स्टोव, मिट्टी का तेल हमने खूब बांटा। मोमबत्तियाँ, नींबू, दाल, चावल, चीनी, सब्जियाँ, दवाइयाँ, हमने बहुत काम किया। और वो काम एक भाव था, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और कब राजनीति में हम एंटर कर गए। लेकिन मैं तो कहता हूँ राजनीति को भी मैं समाज सेवा ही मानता हूँ। इसको भी मेरे दिल में जो भाव है वो सेवा का ही भाव है जी। कि ये भी एक सेवा का ही एक प्लेटफॉर्म है। ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका दायरा बढ़ जाता है। तो आपको किसने पहचाना कि आप राजनीति में आके और एक सफल राजनेता हो सकते हैं? वो पहला आदमी कौन है? जब आप सोनीपत में आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो उसके लिए प्रेरित होके आप राजनीति में आए, वो कौन आदमी है? देखिए ऐसा है, ये तो खैर वो कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा ही ऐसा भाव दे करके भेज देता है, गुण दे करके भेज देता है। लेकिन इसमें मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं। हमारे फरमाने का लड़का था सुखबीर जी, आपको पता भी होगा। सुखबीर काड़ा भी कहते थे, पहलवान भी सुखबीर। तो वो उस समय जिला परिषद के चेयरमैन बने थे। हमने बड़ी आपस में, हमारी टीम थी, बड़ा आपस में मिलजुल करके काम किया और वो चेयरमैन इलेक्ट हुए थे। तो उनका ये था कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है हमारे साथ काम करें। और तब भी राजनीति का तो कुछ मन में नहीं था उस समय भी, लेकिन ये था भी हमारे साथ काम करें और मिलजुल करके काम करके हम किसी तरह से और ज़्यादा उस दायरे को बढ़ाएं। तो उसमें हम चलने लगे। कहीं दंगल हैं, कोई कुश्ती, कबड्डी, कहीं खेल हो रहे हैं और डिफरेंट उनमें पार्टिसिपेट करने लगे। कहीं जागरण है, कहीं हारी बीमारी से कोई परेशान है गरीब आदमी, कहीं पीने के पानी की समस्या है, कहीं सड़कों की, गलियों की, चौपाड़ों की, अलग अलग ये इस तरह के डिफरेंट काम आए। और उन कामों को हम सब मिल करके उन कामों को करने लगे। तो आप उस टाइम पे प्रैक्टिस करते थे वो मेडिकल? तो लोगों में एक भाव बढ़ा। उस समय मैं जॉब करता था जी यहाँ पर, और सोनीपत में मैं डेंटल सर्जन था। तो उसके चलते चलते ही मैंने सेवा काम में शुरू किया और उसमें लोगों का और विश्वास बढ़ गया। फ्लड आ गया, फ्लड के बाद जो है
उसके बाद और ज़्यादा सेवा भाव का संकल्प भी बढ़ गया, एक विश्वास भी बढ़ा और लोगों में भी एक विश्वास बढ़ा कि वाकई में ईमानदारी से ये टीम काम कर सकती है। तो जैसे आप पहले इंडिपेंडेंट थे, फिर आप उसके बाद 3 बार फिर सांसद बने और आपने ऐसे दिग्गज नेताओं को हराया, ये कहाँ से जादू लेके आते हो? आपकी टीम ऐसी है या आपके कोई परमात्मा ने कोई ऐसी जादुई शक्ति दे रखी है आपको? देखिए वशिष्ठ साहब, ऐसा है, जो हमारे से जुड़ा 1993, 94, 90, जो हमारे से जुड़ा वो हमारे से दूर कभी नहीं गया। मैं उनसे दूर कभी नहीं गया, वो हमारे से दूर नहीं गए। पुराने, अब आप देखेंगे कई कई साथी तो 30-30, 35-35 साल पुराने आपके साथ मैं आज भी देखता हूँ साथ पुराने हैं जी। क्योंकि हमारे अंदर सेल्फिशनेस का भाव नहीं है कि ये नहीं है कि भाई इससे फलाने से ये काम लेना है। ग्रुप जिसे कहते हैं ना, सामूहिक आपस में मिल करके एक दूसरे की मदद कर करके आगे बढ़ने का भाव है। पहला नंबर तो ये, कभी किसी को इस्तेमाल नहीं किया। जैसे राजनीति समाज सेवा में होते, फलाने को भाई वहाँ अटका दो, फलाने को वहाँ अटका दो, सांसद भी रहे, नो, कभी किसी को गलत रास्ते पर नहीं डाला। मतलब आगे बढ़ाया काम आगे बढ़ाने का काम किया, कभी किसी को गलत रास्ते पर नहीं डाला और एक विश्वास बढ़ा। आज वही कारण है, मैं बताता हूँ, जब हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा सोनीपत से, तो जो मेरे दादाजी के जितने अनुयायी थे, चाहे वो दलित थे, चाहे बीसी थे, ओबीसी थे, मतलब जिस भी तबके के थे, जर्नल थे, गरीब आदमी, उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, एक विश्वास के साथ काम किया कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा के परिवार में जाति पाति नहीं है। सोनीपत से मैं चुनाव लड़ा था, लोगों को एक विश्वास हुआ। तो ये एक विश्वास जो पैदा करने में मेरे दादाजी के अनुयायियों का बड़ा भारी हाथ रहा। काफ़ी सारे टीम जो है काम की। उसके बाद जो जितने साथी हमारे बने, फिर हम करनाल से चुनाव लड़े, साथी वो गए। रोहतक से चुनाव लड़े, करनाल भी, पानीपत भी, सोनीपत भी, कि जो पुराने साथी थे सब ने मिल करके काम किया। हमने रोहतक का चुनाव आपका कवर किया एज ए जर्नलिस्ट। तो हम जब आपके लोगों को देखते थे ग्राउंड पे, तो हम पूछते थे, भैया रोहतक के तो आप नहीं हो। बोला जी मैं तो करनाल से हूँ, मैं पानीपत से हूँ। वो आपकी करनाल की, पानीपत की, सोनीपत की टीम हमें रोहतक के चुनाव में नजर आई। बिल्कुल, आप देखो वशिष्ठ साहब, हजारों लोग, मैं हकीकत बताता हूँ, जिसको ये पता था, देखो हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, ये स्मॉल प्रोविंस, छोटा राज्य है, इसमें हर एक साथी की कहीं ना कहीं रिश्तेदारी, भाईचारा, दोस्ती हर एक की मिलेगी। आप भी अगर कहीं जाओगे करनाल में, आपकी भी कोई रिश्तेदारी होगी, आपका भाईचारा होगा, दोस्त होंगे, क्लास फेलो होंगे, कॉलेज मेट होंगे, तो कुछ ना कुछ जो है हर एक का कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है। हरियाणा छोटा राज्य है। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोग, अब आप समझेंगे कि कटेसरा एक गांव है जी, कटेसरा गांव। अब कटेसरा में जाके पूछो, एक हमारा कोट है झज्जर में, कोट है, सिकंदरपुर है, तो आप जाकर के पूछेंगे कटेसरा गांव में समहाड़का गांव के, नारायणा गांव के, समहाड़का के, हमारे हल्के के गुज्जर, इतने गुज्जर भाई आए हुए थे क्योंकि उनकी रिश्तेदारियाँ थी वहाँ पर, उन्होंने जिम्मेवारियाँ ली। और सरपंच जो था, एक्स सरपंच था, मेरा ख्याल क्या नाम था उसका, कृष्ण था मेरा ख्याल, आई डोंट नो, कृष्ण मुझे याद है जी, वो लोकदल से जुड़ा हुआ था, लेकिन आकर के उसकी रिश्तेदारियाँ बैठ गई वहाँ पर और इतना उसको लाड प्यार में लिया कि उसने खुल करके हमारा समर्थन किया। यानी कि सब आपस में रिश्तेदारियों में भाईचारे में। और मुझे पता भी नहीं, अब मानोगे नहीं, काफ़ी जगह तो मैं बाद में जब गया हूँ, अपना मैंने दौरा किया है, तो लोगों ने बताया जी फलाने आपका वो साथी वहाँ पर आया हुआ था। अब किसी ने मेरे से कोई पेट्रोल का, कोई खाने का, डीजल का, तेल का, किसी ने कोई 5 पैसे भी मुझे पता भी नहीं, अपने आप अपने हिसाब से। और मुझे पता भी बाद में लगा, चुनाव में इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना ताम झाम लेके चलते हैं। आपके कोई कार्यकर्ता होगा, कोई पैसा मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे पुराने साथी उसने, लेकिन बाकी रूटीन में तो जो जैसे सरकार की इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से तो जो खर्चा है वो तो करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट है और जो गाड़ियाँ है और है,
इधर उधर का जो हो तो सारा चलता है, वो तो सारा खर्चा तो चलता है। एक मैं देखता हूँ जब भी आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो लोग अपनी समस्याएं लेके आपके पास आते हैं, आप बेझिझक और कि भाई जैसे नहीं होता कि पॉलिटिशियन के भाई आप मेरे को दे दो, ये पर्ची दे दो, मैं जाके किसी को बत कह दूंगा अफसर को, जो भी आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन आप जो है मौके पे ही फ़ोन करके संबंधित अधिकारी को या किसी भी जो आदमी को जो आप फ़ोन करते हो, वही मौके पे फ़ोन करके उसको उसकी समस्या का देखिए, ऐसा समाधान करना है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं अधिकारियों की मीटिंग लेता हूँ तब भी कहता हूँ, मैं और भी बड़ी मीटिंग्स में भी मैं कहता हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं, अगर अधिकारी थोड़ा सा ध्यान दे ले, थोड़ा सा कागज़ को देखे, ध्यान करे और उसको कंसर्न अधिकारी के पास भेज दे। मान लो डीसी को हमको काम भेजते हैं, एसपी को भेजते हैं, डीसी को, कोई एसडीएम को, कोई किसी तहसीलदार को, जो भी जिस तरह कोई पीडब्ल्यूडी का है, कोई रोड का है, कोई पानी का है, पानी की समस्या कहीं कहीं अलग अलग छोटे छोटे काम होते हैं लोगों की, कोई बहुत बड़े। वो अगर अधिकारी गण अगर उसको ध्यान से देख करके, एक बार ध्यान से देख कर और उस पर थोड़ा सा विचार कर ले, तो मैं कहता हूँ 90% कामों की समस्या हल हो जाए। करते अधिकारी, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन और ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान करे तो कामों की समस्या का समाधान हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सख्त निर्देश हैं कि अधिकारी आम जनता की बात को सुने, जनता का कोई भी आता है, पब्लिक का कोई भी आदमी आता है, उसके लिए सुने। और जन संवाद कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया जी। पहले जन संवाद कार्यक्रम रोज़ाना था, रोज़ाना लोगों में के जो एप्लीकेशंस आती थी, कंप्लेंट्स आती थी, कुछ भी कोई काम की बात आती थी, किसी से गांव में काम है, किसी के वार्ड में काम है, वो कंसर्न अधिकारी लेता था और उसको आगे भेजने का काम भी करता था, जो उसके संबंध का वो करता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा कामों को हल करने का प्रयास किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने। तो इस तरह से हमारे पास भी जो आते हैं, मैं 15 मिनट में भी फ्री हो सकता हूँ, 15 मिनट में भी मैं चाहूँ तो 100-150 आदमियों को फ्री कर सकता हूँ जी। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है टालने की। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आया है उठ करके, इतनी दूर से आया है, इतना तंग होकर के आया है, कोई पैदल आया है, कोई साइकिल पे आया है, कोई बस में आया है, कोई ट्रेन से आया है, तो उसकी बात को मैं सुनूँ, उसकी सुनूँ और पूरी कोशिश करूँ कि उसका समाधान निकले, जायज़ बातों का समाधान निकले। इसलिए जो है उसमें टाइम भी लगता है, उनकी बात सुनी भी जाती है और उनका समाधान भी होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब किसी ऑफिसर को फ़ोन करते हैं तो उसको गौर तो करता है वो, और जो जायज़ काम है, होने वाला जो काम है, वो काम होता है। जैसे आपने संसद में आवाज़ उठाते हो, अपने इलाके की उठाते रहे हो, कभी करनाल की, सोनीपत की, रोहतक की, आपको फर्स्ट टाइम स्टेट की राजनीति करने का मौका मिला, पहली बार आपको गोहाना से टिकट मिली, ये आपकी चॉइस थी या संगठन ने आपको ये टिकट दिए? नहीं, ऐसा है, देखो चॉइस पर टिकट नहीं मिलती है, पार्टी संगठन है। मैं तो देखो सोनीपत से मैं सांसद रहा जी, करनाल से रहा, रोहतक से रहा, तो पार्टी ने सोचना था जहाँ से भी उसका था कि भाई कहाँ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को, पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकती है, कहाँ मेरी सेवाएं ज़्यादा ली जा सकती हैं, वहाँ पार्टी ने फैसला किया। जैसे मैं पार्टी का धन्यवाद भी करता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ और स्टेट नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, और विश्वास किया तो लोगों ने भी उसी आशीर्वाद के साथ, 36 बिरादरी ने उसी आशीर्वाद के साथ हमारे को उल्टा दिया भी। रोहतक लोकसभा में अब की बार जैसे आपकी हार हुई, लेकिन आपने तुरंत विधानसभा में कमबैक किया और गोहाना से न केवल विधायक बने, आप अच्छे खासे बढ़िया पावरफुल मंत्री भी हैं। देखिए, वो तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ, 36 बिरादरी का। रोहतक में आप समझते, हार नहीं, बड़ी साजिश हुई। साजिश हुई है? साजिश का मतलब ये है कि नैरेटिव सेट किए गए, झूठ बोला गया, ऐसा झूठ बोला गया कि जिसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। ऐसा झूठ बोला हुआ है कि डॉक्टर ने अपनी ग्रांट ही नहीं बांटी, और मैं सबसे पहले सांसद होता हूँ जो अपनी ग्रांट को बांटता। मुझे तो और ज़्यादा ग्रांट की ज़रूरत रहती है, मेरे पास तो और कितना भी आ जाए उसको बांट दूँ मैं। मैंने लिखा था अखबार में,
आपका जो रिपोर्ट कार्ड छपता है सांसद का, तो मैंने उसमें लिखा था कि सबसे ज़्यादा जो सांसद निधि का जो कोष होता है उसको यूटिलाइज करने में डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक में नंबर 1 है। आपने लिखा, आपकी बात को पकड़ गए कि भैया अरे ये तो बड़ा पॉजिटिव लिख दिया। उन्होंने किसी चीज़ को लेकर के जब मैं सांसद बना था 2019 में, वो कोई आंकड़ा पता नहीं कहाँ से ला करके क्या उल्टा पुल्टा करके उन्होंने छपवाया। ऐसे नैरेटिव सेट किए गए। उसके बाद आ जाओ जी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी, 8,400 रुपये गरीबों के खाते में टकाटक आएंगे, बटन दबाओगे आएंगे। ऐसे नैरेटिव सेट किए गए। उसके बाद आप आगे आई, मैं कोसली के कई गांवों में गया तो कुछ मुझे हमारी माताएं बहनें मिली। किसी गांव में मैं गया और वो खड़ी थी 8-10 की तादाद में, कि बोली डॉक्टर साहब, एक ने डॉक्टर साहब का, एक बोली पंडित जी नौकरियों के बारे में बताओ, भाई नौकरी हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी। मैंने कहा देखो जी, भारतीय जनता पार्टी में तो नौकरियां खट्टर साहब के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। जो बच्चा पढ़ेगा वो बढ़ेगा, पढ़ करके नौकरी मिलेगी। बोले जी हमारी तो नौकरी लाग गई। माँ जी कैसे? बोले हमारा तो फलाना आया था, उम्मीदवार आया था, हमारी तो छाती नाप गया, उसके आदमी ने छाती नाप ली, कद नाप दिया। यानी कि लोगों को कितना गुमराह करने, हकीकत है ये, कितना गुमराह करने का काम किया। कितनी जगह नौजवानों ने इस बात के लिए कहा कि हमारी तो छाती नप गई, हमारा तो कद नप गया, हमारी तो नौकरी 100% है, पक्की है। भाई मुख्यमंत्री आएंगे, पार्लियामेंट के बाद चुनाव होगा असेंबली का, सरकार बनेगी और हमारी नौकरी पक्की। तो लोगों में कितना ऐसा नैरेटिव तय हो गया था, भाई ये तो इनकी तो सरकार आ गई, मुख्यमंत्री ये बनेंगे। यानी कि मेरा जो चुनाव था, पार्लियामेंट का जो मेरा संसद का चुनाव था, वो डॉक्टर अरविंद शर्मा वर्सेस मुख्यमंत्री था जी। हरियाणा का आने वाला मुख्यमंत्री इन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया। नहीं समझे? ये चुनाव था, नहीं समझे? दीपेंद्र हुड्डा ने तो पहली बार चुनाव लड़ा था 2019 में, तब चुनाव था डॉक्टर अरविंद शर्मा वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा, उसमें बाजी मार ले गया था ये चुनाव। वो पहली बार चुनाव लड़ा उन्हें, बाकी तो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ा। पहले उससे पहले चुनाव लड़ा था 14 तक, तो वो कभी हल्के में भी नहीं जाता था, आपने देखा। और सिर्फ चुनाव ही पहली दफ़ा हुआ था। और अब 19 वाला, ये जो 24 वाला चुनाव था, ये फिर इसी धारा पर, इसी डर्रे पर, भाई मुख्यमंत्री आएंगे, सरकार बनेगी, फलाना है, नौकरी देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, झूठ फूट बोल करके संविधान बदल देगी बीजेपी आएगी, और भाई फलाना 8,000 रुपये, कितने 8,400 कितने रुपये खातों में आएंगे। तो ये सारे का सारा ऐसा नैरेटिव सेट किया। और इनकी देखो ना, जब इनकी सीटें आई 10 में से 5, तब तो ईवीएम मशीन बहुत ठीक थी भाई, कोई जगह नहीं हुआ भाई, ईवीएम बढ़िया भाई, ईवीएम बढ़िया वर्गी मशीन नहीं होती भाई। और जब ये हार गए, सरकार बन गई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की, तब ईवीएम खराब थी भाई, ईवीएम ने भाई लूट लिए ये चीज़ें। तो डॉक्टर साहब, विधानसभा का एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे एक मैं सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि जो विधानसभा में नेता जो लोग हैं, वो कई बार बहसबाजी करने लग जाते हैं, उनको उकसाया जाता है इसके लिए, या सुर्खियाँ बटोरने का काम होता है ये? देखिए, विधानसभा और लोकसभा में काम तो वही है, वो देश के लिए कानून बनाते हैं, या स्टेट का काम है। लेकिन देखो, अब हर एक का अपना अपना माइंड सेट है, कौन किसकी उकसाई में आता है, हर एक अपना अपना है। कोई ज़्यादा हाईलाइट होना चाहता है, कोई कम हाईलाइट होना चाहता है, लेकिन मकसद यही है लोगों की सेवा का। मैं जो समझता हूँ, यही समझता हूँ भाई, सब जो चुन करके आए हैं प्रतिनिधि, वो सब ये कोशिश करते हैं अपने इलाके की सेवा करें, उनके काम ज़्यादा से ज़्यादा हों, रोज़मर्रा की जो समस्या हैं उनका समाधान हो। ये हर एक के मन में मैं मानता हूँ ऐसे भाव रहते हैं। तो गोहाना का जो है आपने विकास का रोड मैप तैयार कर लिया। और एक और बात उसी में कि जो गोहाना की जो जलेबी है, वो देसी घी की है कि डालडा की है? देखिए, गोहाना की जलेबी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री भी आपको ज़्यादा बता सकते हैं कि वो बहुत अटैच्ड है जी, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और उन्होंने तो गोहाना जा कर के जलेबियाँ तारी हैं।
हाँ, उनका समझे? फोटो आपके साथ है, तारी देखा है। हमने। और गोहाना में नहीं, जो दिल्ली में हरियाणा भवन में जब दिल्ली की जीत हुई तब भी वो जलेबी का कार्यक्रम रखा था हरियाणा भवन में, तब भी मुख्यमंत्री जी ने जलेबी उतारी। तो उनका लगाव, और गोहाना की जलेबियों ने करिश्मा भी करके दिखाया, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो, गोहाना की राहुल गांधी की स्टेटमेंट के बाद जलेबी का सिस्टम इतना ज़बरदस्त उछाल आया, पूरे देश में फेमस होगी। ठीक है। और गोहाना की जलेबियों ने जो हरियाणा में असेंबली में जो विधानसभा में जीती, उसमें भी कहीं ना कहीं जलेबियों का पूरा योगदान है। सोनीपत जिले में 6 में से 5 सीटें जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिली, कोई छोटी चीज़ नहीं है। और लोकसभा में 7 सीटें मिली, 7 सीटें मिली, कोई छोटी बात। 9 में से 7 सीटें लोकसभा में, सोनीपत लोकसभा में, और सोनीपत ज़िले में 6 में से 5 सीटें मिली। तो एक बहुत बड़ा जो है योगदान गोहाना के जलेबियों का रहा। फिर गोहाना की जलेबी चल के गई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जीत मिली। फिर गोहाना की जलेबियों ने करिश्मा दिखाया दिल्ली में। दिल्ली में तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को स्टार प्रचारक के रूप में रखा था, मैं धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का। तो 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुझे जाने का मौका मिला जी। तो 12 में से 11 में जीत हुई। जीत तो हर एक के अपने भाग्य की है, मेहनत की है, लेकिन उसमें हम भी जो ड्यूटियाँ थी अपनी पूरी कर रहे थे। तो वहाँ भी हमने खूब जलेबियाँ खिलाई, खूब लोगों ने पसंद की और करिश्मा दिखाया पूरा। चुनावी जनसभा होती है। अब बिहार में जाएगी, लिख लो, अब गोहाना की जलेबी बिहार जाएगी, बिहार के चुनाव में भी जाएगी। वहाँ लिट्टी चोखा न भूल जाएंगे लोग। अब देखना, वो तो परमात्मा है, वो तो समय बताएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे प्रधानमंत्री जी जैसे ही जनसभा में आते हैं, अरविंद शर्मा का नाम लेते हैं, तो मोदी जी से आपकी अभी मुलाकात हुई है कि पहले लंबे समय से आपका उनसे मिलना है? देखिए, मोदी जी हमारे सब के नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, और मोदी जी की सोच और मोदी जी की सोच के साथ साथ उनका दृष्टिकोण जो है वो इतना लंबा चौड़ा है, वो चलते हुए आदमी को पहचान लेते हैं किसकी क्या क्षमता है। जी। मेरा मोदी जी से मेरी मुलाकात, मोदी जी से मैं 96 में 96 में जब मैं बना था, तो मोदी जी हमारे हरियाणा में संगठन को देखते थे। तब से मेरी मोदी जी से नमस्कार है। मोदी जी का आशीर्वाद समय समय पर जब भी है वो मिलता रहता है, इसमें कोई शक नहीं, निरंतर। और उसके बाद तो सिलसिला चल ही रहा है, कोई ऐसी बात नहीं हो। तो मोदी जी, देखो ऐसा है, मोदी जी पर्टिकुलर कोई ऐसी बात नहीं, मोदी जी सबका नाम जानते हैं। हरियाणा से उनका पूरा विशेष लगाव है। हुड्डा साहब का भी जानते हैं नाम? तो वो हरियाणा से मोदी जी का विशेष लगाव, क्योंकि हुड्डा साहब को के साथ वो रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री थे, दोनों की जब भी मीटिंग्स होती थी दोनों आसपास में बैठते थे, जानते हैं आपस में। मुख्यमंत्री सबको जानते हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के चीज़ें होती हैं, सोच होती है। तो दोनों की मुलाकात है, दोनों की जानते हैं, दोनों की मित्रता भी है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें दोनों इकट्ठे रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी की सोच, मैंने कहा, बहुत बड़ी सोच है, बहुत ब्रॉड सोच है मोदी जी की। देश के प्रति मोदी जी का सोच जो है, वो देश का विकास किस तरह से आगे बढ़े, 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, और मोदी जी की सोच 2047 से पहले ही जी, और उसमें हर एक नागरिक का योगदान हो, ये मोदी जी की सोच है। हर नागरिक का, हर देशवासी का उसमें योगदान हो, ये मोदी जी की सोच है। और इसके लिए मोदी जी कहते भी हैं, मैं भी कहता हूँ, कि हर एक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करे। हर एक नागरिक, उसको लगेगा कि विकसित भारत में मेरा भी योगदान है, और वो योगदान होने वाला है। हर एक नागरिक, हर एक देशवासी, हर एक हरियाणवी चौकस है, हर एक हरियाणवी विकसित भारत के लिए, विकसित हरियाणा के लिए, विकसित हरियाणा जब होगा तो उस विकसित भारत में उसका भी योगदान होगा। और सब मिलकर के आओ, सब मिलकर के विकसित भारत बनाने में अपना अपना योगदान दें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, हरियाणा में जो हाईवे टूरिज़्म है, इनके जनक चौधरी बंसीलाल जी को मानते हैं।
अब आपके पास, आप क्योंकि बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, आपके पास स्टेट में ये मंत्रालय पर्यटन विभाग भी आपको मिला है, तो आपने इसका क्या रोड मैप किया है हरियाणा टूरिज़्म के विकास को लेके? हालांकि आपने सूरजकुंड मेला हमने देखा, उसमें अब की बार बहुत आपने बहुत ज़्यादा उसको डेवलप भी करवाया और उसमें बहुत नई चीज़ें भी देखने को मिली। तो हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है, जो घाटे में चला हुआ है आज के टाइम में, उसके लिए आपका क्या रोड मैप है? और क्योंकि आपसे लोग, हरियाणा के लोग बड़ी उम्मीद कर रहे होंगे कि हाईवे टूरिज़्म जो है वो दोबारा से देखने को मिले। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं कि 1970 के दशक में, 1970 के दशक से लेकर के 1980 के दशक तक हरियाणा टूरिज़्म में नंबर 1 था जी। अभी भी हरियाणा टूरिज़्म में बहुत आगे, ऐसा नहीं है। अभी आपने सूरजकुंड का जिक्र किया कि सूरजकुंड में अब की बार बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। 12 लाख के फुटफॉल से 18 लाख का फुटफॉल पाया है उसी टाइम पीरियड में। अब छोटी सी बात देखें कि जेल विभाग ने भी इस क्राफ्ट मेले में, जो विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला था, 38वां विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला था, उस क्राफ्ट मेले में हरियाणा के जेल विभाग ने भी अपना एक स्टॉल लगा करके प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट जो अपने करे जी, लकड़ी के जो बनाए हुए फर्नीचर भी है, फर्नीचर सारा, और 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उन्होंने अर्जित किया। जेल विभाग ने 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त इसमें अब की बार उछाल आया है। इसकी सुंदरता, इसकी छटा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से 2014 के बाद इसकी छटा और इसकी सुंदरता दिन पर दिन हर साल इसकी बढ़ती जा रही है। अब की बार ये और बड़ी है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने तो कमाल कर दिया कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है अब की बार बजट में कि सूरजकुंड मेले को साल में 2 दफ़ा लगाए। जी, एक आखिरी सवाल मैडम से जुड़ा है। आपके हर चुनाव में मैडम जो है वो फील्ड में भी नज़र आती है, वो चुनाव प्रबंधन भी संभालती हैं और वो आपके जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैडम के बारे में क्या कहना चाहते हो, वो जैसे चुनाव किस तरीके से संभालती है? देखिए, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा, वो MBBS और रेडियोलॉजी में MD हैं वो, और उनका भाव जैसे डॉक्टर का भाव होता है एक सेवा भाव का, जी, वही भाव उसका है। फिर हमारी परिवार में आकर के उसके परिवार में भी यही भाव था। उनकी मदर जो है वो भी टीचर थी और रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुई हैं। उसकी सिस्टर डॉक्टर हैं, उसके ब्रदर डॉक्टर है, उसके पिताजी LIC में थे, मैनेजर थे, GM थे, LIC में बड़ी पोस्ट पे थे। तो उनका भाव भी यही है। और जब भाव में सेवा हो, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि भाव में जब सेवा हो तो हर चीज़ से आदमी ऊपर उठ जाता है, फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ सेवा नज़र आती है। और जिसके भाव में, जिसके काम करने के तरीके में सेवा है, वो लोगों के लिए जुड़ के काम करेगा, लोगों के साथ जुड़ के काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा और अपने इलाके के लिए काम करेगा। तो यही भाव चलते डॉक्टर रीता शर्मा लगी रहती हैं। उसके दिल और दिमाग में हमेशा रहता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा बढ़िया तरीके से और ज़्यादा अच्छे से काम करे और ज़्यादा जिस इलाके में हम रहें उसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। गोहाने का विकास की उसको पूरी चिंता है कि भाई गोहाने में जो बातें रखी गई उनको हम पूरा करें। एक गन कल्चर के जो गाने हैं, खासकर मासूम शर्मा के गाने बैन किए, ऐसा एक चला हुआ है कि केवल मासूम शर्मा को टारगेट किया गया, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखो, इस बारे में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 दफ़ा बात हुई। मासूम शर्मा बड़ा टॉप का कलाकार है, हरियाणवी कलाकार, और मासूम शर्मा के साथ साथ और भी हरियाणा के जो कलाकार हैं उन्होंने हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा की लोक संस्कृति को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है। आज आप देखेंगे कि हरियाणा का लोकगीत, हरियाणा की रागनी जी,
हरियाणा के देसी गाने बॉलीवुड में भी बजते हैं। अब देखे बॉलीवुड में बजते हैं, टीवी पर आप देखो, अब वो चैनल चलता है ना गाने वाला, उसमें लगा करके देखो, अब इतने मस्त गाने चलते हैं, नहीं समझे जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन कलाकारों का हम धन्यवाद करते हैं। सरकार बहुत गंभीर है इनके लिए। मासूम शर्मा है, अमित सैनी है, और भी बहुत सारे हमारे कलाकार हैं, महावीर गुड्डू है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, सौरभ है, जिन्होंने अपनी छटा को बहुत अच्छे से बखेरा है और आगे बढ़ते रहे। मासूम शर्मा के 18 लाख फॉलोअर हैं जी, और अकेले मासूम शर्मा के ही गाने डिलीट नहीं किए गए, और भी कलाकारों के गाने, गायकों के गाने डिलीट किए गए हैं। जी, जी। और सरकार पूरा मासूम के लिए पूरा गंभीर है, सबके लिए। और कोई भी किसी भी कलाकार को, किसी भी गायक को किसी भी तरह की हानि ना हो, उसकी कला को, उसके हुनर को खूब सरकार कोशिश कर रही है कि उसका हुनर और चमके, हरियाणा का नाम और ज़्यादा आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे हरियाणा के दिग्गज मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। उन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया, और आपको भी डॉक्टर साहब की जो विभाग है मंत्रालय में, उनसे संबंधित कोई बात है तो हमारे चैनल पे कमेंट्स करके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।